Good evening and warm welcome to all of you in this class. Are you able to listen to me? I'm audible? Yes. Yeah, good evening, sir. Good, very good. So let's first introduce ourselves. मेरा नाम अनिल जैन है. मैं एक बेसिकली एक इंजीनियर हूँ फ्रॉम आईआईटी एंड मैं गवर्नमेंट में था और वहाँ से एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और 40 साल से मैं इस ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में हूँ और करीब मुझे 35 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं ज्योतिष को और कुछ मैंने बुक्स भी लिखी हैं, अभी भी कुछ बुक्स पब्लिश हुई हैं और यही मेरा इंट्रोडक्शन है. तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए. आपका नाम, आप कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं और क्या करते हैं आप, और ज्योतिष के प्रति आपका इंटरेस्ट क्यों हुआ जिसकी वजह से आज आप यहाँ क्लास में आए हुए हैं. तो सबसे पहले हम दीपिका गुलाटी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें. Good evening, sir, and every other all friends. Actually, my name is Deepika Gulati. मैं mainly Bangalore में रहती हूँ, but I'm from Delhi actually. So it's been 13 years मैं Bangalore में शिफ्ट हुई हूँ. पहले मैं जॉब करती थी काफी टाइम पहले MNCs वगैरह में, but अभी जो कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है और 6 साल की बेटी है, तो और अभी जॉब करना पॉसिबल नहीं है. So पहले सोचा कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं. फिर मेनली ये लगा कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो कब तक कर लेंगे. सो व्हाट आई वांटेड कि जब तक बच्चे सेटल होते हैं तब तक हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए विद्या वगैरह, तो कि अपने लिए भी कुछ कर सके और किसी और की भी हेल्प कर सके. और ज्योतिष में इंटरेस्ट में इसलिए कि स्टार्टिंग से ही डे 1 से घर में जो भी पूछना है, जैसे हमारे पंडित जी थे उनसे पूछना है तो कुछ चीजें क्लैरिटी काफी आ जाती है लाइफ के लिए आगे. तो मेन ये है कि कल को ओल्ड एज वगैरह में ये चीजें काम आ सकती हैं. आपने पढ़ा है ज्योतिष के बारे में पहले या? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा. अच्छा, ओके देन, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. रुचि जी, अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लीजिए सो दैट एवरीबॉडी कैन सी यू आल्सो. हेलो सर, मैं हूँ रुचि तायल. मैं दिल्ली द्वारका में रहती हूँ. आप वीडियो ऑन करेंगे सर, पॉसिबल तो? यस सर. सर मैं रुचि तायल, मैं दिल्ली द्वारका में रहती हूँ जी. मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ. अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैंने सोचा कुछ मतलब टाइम पास के लिए कुछ तो करना चाहिए ना. तो इधर में एस्ट्रोलॉजर से बहुत ऐसा रहा कि मतलब जैसे फैमिली में बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजी करी है तो हम उनके संपर्क में काफी रहे, तो उनको देख देख के लगने लगा कि ये तो हम भी सीख सकते हैं. और तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए. चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. रोहित जी, आप? नमस्कार सर. रोहित गर्ग जी, जगाधरी हरियाणा से. जी. आई एम ए बिजनेसमैन. मेरा रुझान थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सीखा जाए, तो मैंने संपर्क किया फिर आपसे. अच्छा, पहले कभी पढ़ा है आपने? नहीं सर, नहीं सर, पहले कभी नहीं पढ़ा. नहीं सर. चलिए, थैंक यू सो मच. देन अरुणावा मजूमदार. हेलो सर. जी. हाँ, सर, मैं कोलकाता हूँ सर. जी. तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ सर. अच्छा. और एस्ट्रोलॉजी के प्रति रुझान मतलब काफी एस्ट्रोलॉजर से मेरा मतलब कुंडली वगैरह दिखाना हुआ है. तो उसमें मतलब बस एक तरफा ही कम्युनिकेशन हो पाता है कि वो जो बता रहे हैं मुझे बस मतलब उसके अंदर तक घुस नहीं पाते हैं हम. जी. मतलब ताकि हम जान सके कि मैंने एक्चुअली हो क्या रहा है. वो जो बता रहे हैं वो कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा है लाइफ पे. जी. और कुछ प्रेडिक्शन सही भी हुए हैं. तो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो सब जानने का इच्छा है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान आया मेरा. ये पहला ही कोर्स है मेरा, पूरा बेसिक ही हूँ. थैंक यू सो मच. देन प्राची जी. हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन. हाँ, गुड इवनिंग. सर, कोविड के दौरान में मैंने थोड़ा अपना हॉरोस्कोप अपनी फैमिली मेंबर्स का देखना शुरू किया था. थोड़ा इंटरनेट से खुद सीखने की कोशिश की थी. तो
फेसबुक पे एक दिन आपकी एड देखी तो तब मैंने एनरोल किया। आई एम सो हैप्पी कि कोर्स तब शुरू ही होने वाला था, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है इसमें, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सीखूं। आप करते आपका क्या मैंने अभी? बहुत, आई एम ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, अच्छा, और कोविड के चलते मैंने वो छोड़ दिया है, तो अभी मैं घर पे ही हूँ। you're from Delhi or some other city? आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। You're from Faridabad. Very good. Thank you so much. And I think Thank you. somebody has joined with the telephone read me. So I think you can just unmute your audio video and just give your introduction with the name. Yes, are you there? Redmi 9i. So I think everybody has been introduced. हाँ, ऐसा हाँ, आप हैं. Yes. मेरा नाम सर आर्यन पांडे है जी. और मेरे पापा भी एस्ट्रोलॉजर ही हैं और उन्होंने भी फ्यूचर पॉइंट से ही सीखा हुआ है जी. तो फिर लॉकडाउन में मुझे पापा ने थोड़ा बहुत सिखाया था, तो फिर मेरा मन किया सीखने का, तो करते क्या हैं अभी आप? अभी मैंने सर 12th पास करी है और अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर है। पापा का क्या नाम है आपके? कौशल किशोर पांडे। कौशल किशोर पांडे. अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच. आई थिंक वी हैव वंडरफुल पीपल विद अस और हम आज वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में और हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा. तो अगर हम ज्योतिष के बारे में बात करें कि ज्योतिष क्या है, क्योंकि हमें वो समझना पड़ेगा पहले. अगर हम डिटेल में जाएं तो वी हैव टू हैव ए वेरी क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस एस्ट्रोलॉजी. अगर हम एक साधारण व्यक्ति की बात करें या कॉमन आदमी की बात करें तो अभी भी ज्योतिष जो है एक मैं कहूँगा विडंबना है, एक बहुत ही एक रहस्य का विषय है. और बहुत से लोगों से पूछिए कि ज्योतिष क्या है तो कहेंगे कि नहीं, ये तो कोई जादू टोना है, ये कोई अंधविश्वास है, ये कोई कार्ड का गेम है या कोई आध्यात्मिक सब्जेक्ट है जिसका कोई वैलिडेशन नहीं है या जिसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है. लेकिन जो लोग, जैसे हम लोग हैं जिन्होंने हमें काफी पढ़ा है इसको और काफी साल से इसका गहन अध्ययन किया है, तो जब गहन अध्ययन करने के बाद हमें पता लगा कि ये तो नॉलेज ऐसी है, एक डिवाइन नॉलेज है जो कि बहुत ही एक इतनी अच्छी तरह की नॉलेज है जिसका अगर हम अपने जीवन में उपयोग करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं. एक तो प्रेडिक्शन पार्ट हो गया, एक होता है सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी लाइफ को हम कैसे मैनेज करें. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है इस विषय का वो है कि सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को कैसे मैनेज करना. और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड है या हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसका हम हार्डली 10% यूज कर पाते हैं थ्रू आउट द लाइफ और 90% जो है वो ऐसे ही चला जाता है. तो अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करके थोड़ा सा भी अगर उसका उपयोग बढ़ा लें, मान लो 10 की जगह 15% भी कर लें, तो वी कैन डू वंडर्स इन द लाइफ. बहुत कुछ हम कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा हम उसको बढ़ा सकते हैं. और वही हमें जानना है कि ये कैसे है और इसका जो संबंध है वो किन चीज़ों से है. तो अगर हम साइंस की और आर्ट की बात मैं भी नहीं करता, क्योंकि अगर आप साइंस की डेफिनेशन देखें डिक्शनरी में, आपने देखी है किसी ने साइंस की क्या डेफिनेशन है? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया कि साइंस की क्या डेफिनेशन है एज पर डिक्शनरी? नो आइडिया. आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो, दीपिका जी. नहीं सर, मुझे कोई आज सच में देखा कोई नहीं आइडिया अभी. नहीं, किसी को आइडिया नहीं है कि हम लोग इतनी बात करते हैं कि साइंस है, ये आर्ट है, ये है, वो है. तो साइंस की क्या डेफिनेशन है? जो डिक्शनरी मीनिंग है, अगर आप किसी भी डिक्शनरी में देखें और साइंस का
मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें तो कहेंगे एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर इज नोन एज ए साइंस। साइंस कभी नहीं कहता कि 2 + 2 = 4 इज ए साइंस। एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर। और हमारा जो ज्योतिष है ये तो हजारों हजारों साल, जैसे हम कहते हैं वेदों से हमें प्राप्त हुआ है, तो उस टाइम से सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। और अगर ये डेफिनेशन नहीं होती तो आज हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहते, सोशल साइंस को साइंस नहीं कहते, लीगल साइंस को साइंस नहीं कहते। उसमें भी कोई 2 + 2 = 4 तो है नहीं। तो डिक्शनरी मीनिंग ही इसका ये है कि एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर इज ए साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी हैज बीन पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर। आई थिंक इवन इफ वी से वेदास आर 5000 years old, तो इतने हजार साल पहले इसको हमने सिस्टमैटिक वे में रखा हुआ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भी एक विज्ञान की डेफिनेशन में ही आएगा, साइंस की डेफिनेशन में ही आएगा। बट अगर हम उसके बारे में ज्यादा हम कंट्रोवर्सी में ना भी पड़े कि ये साइंस है या आर्ट, बट इट इज अ फैक्ट दैट इट इज अ वेरी गुड नॉलेज, इट्स अ वेरी डिवाइन नॉलेज। अब लोग कहते हैं कि साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है। एस्ट्रोलॉजी जो है मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है, जैसा हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। ये जो हमारे सोलर सिस्टम है या जो प्लैनेट हैं या जो सोलर सिस्टम है, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जितने भी ग्रह हैं, जैसे आपने देखा सन है, मून है, मार्स है, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न वगैरह जो भी प्लैनेट हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब कोई भी होगा, एक कॉमन आदमी, साधारण आदमी, वो कहेगा कि तो प्लैनेट लाखों लाखों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, तो इनका प्रभाव हमारे पर कैसे पड़ सकता है। क्योंकि ये सोच के परे है एक आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, कि इतनी दूरी पर जो प्लैनेट स्थित हैं उनका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर कैसे पड़ सकता है। और ये नेचुरली इट्स वैलिड क्वेश्चन, और जो हर किसी के माइंड में आना भी चाहिए कि करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर पर प्लैनेट जो है हमारे मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। मैं जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब भी हम लोग कहीं भी सेमिनार में जाते हैं या कोई टीवी इंटरव्यू पे जाते हैं, तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि इतने दूर पर जो प्लैनेट स्थित हैं उनका हमारे मानव जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। मैं उनको बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जो हम सभी जानते हैं कि समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, और जब ज्वार भाटा आता है तो आप देखते हैं कि जो पानी है, कितना ह्यूज मास है समुद्र, कितना पानी आप इमेजिन कर सकते हैं। और उस पानी की लहरें 15-15 फीट तक ऊपर उठ जाती हैं। उसको 15 फीट उठाने के लिए पानी को यू कांट इवन इमेजिन कि कितना हमें फोर्स चाहिए उसके लिए। आप सोचेंगे कि पहली चीज तो पता होना चाहिए कि समुद्र में जो टाइड्स आते हैं वो क्यों आते हैं। वो हम लोगों को, मेरे ख्याल में हम सभी को बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है ये ज्योग्राफी वगैरह में कि समुद्र में टाइड्स क्यों आते हैं। आपको शायद पता भी होगा, कुछ किसी को है आइडिया कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है या जो टाइड्स आते हैं उसका कारण क्या है? ये तो हम सब लोगों ने पढ़ा है बहुत। सर, इट इज रिलेटेड टू द मून। Anyone else? रोहित जी आप बताइए कुछ, एनी आइडिया? सर जैसे पूर्णिमा वाले सर दिन फुल मून होता है। हाँ जी, समुद्र में टाइड्स क्यों आते हैं? सर मैं idea. बोलूं? हाँ जी, It is coming by a gravitational pull of sun and moon. करेक्ट, वेरी करेक्ट, रियली वंडरफुल। कि ये सबको मालूम भी होना चाहिए, मालूम भी है शायद, मेरे ख्याल में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। जब सन और मून का जो, हेलो, जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जब वो कंबाइंड हो जाता है पृथ्वी के ऊपर, तो उस टाइम समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और इतना बड़ा समुद्र का मास और इतनी ऊंची ऊंची लहरें,
उसकी जाती हैं इस जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, और कोई कारण नहीं है इसका। ये साइंटिफिक रीजन है, हर आदमी जानता है कि जब सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइंड होता है अर्थ के ऊपर, तब ये समुद्र में टाइड्स आते हैं। अब आते होंगे समुद्र में, बट हाउ इट इज कनेक्टेड विद आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ। ये क्वेश्चन आएगा कि समुद्र में आते होंगे, कोई कारण होगा, बट हमारे शरीर का उससे क्या मतलब है। आपको ताज्जुब होगा कि जो हमारा बॉडी है दैट इज 70% वाटर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारा बॉडी जो है उसमें 70% पानी है, और उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं ये मेडिकली साइंटिफिकली हर तरह से प्रूव हो चुका है कि जो सॉल्ट सी वाटर में है वही सॉल्ट हमारी बॉडी में भी है, सेम सॉल्ट्स, एंड नॉट ओनली सेम सॉल्ट बट दे आर इन द सेम परसेंटेज। उनका जो परसेंटेज है उन सॉल्ट्स का सी वाटर में, वही परसेंटेज उन सॉल्ट्स का हमारे शरीर में भी है। तो क्वेश्चन यही है कि जब वो एक पर्टिकुलर एक ग्रेविटेशनल पुल सन मून का इतने बड़े समुद्र में तूफान मचा सकता है, और जब हमारा शरीर भी बिल्कुल समुद्र की तरह है, तो उसको क्यों नहीं प्रभावित करेगा? डेफिनेटली उसको प्रभावित करेगा ही करेगा जो है। और ऐसे ही दूसरे प्लैनेट का भी ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसका इफेक्ट भी हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर होगा। और कुछ साल पहले एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जब ये जॉन एफ कैनेडी जूनियर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का लड़का था उसकी डेथ हुई थी, तो एक फ्रंट पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था कि द रिमेन्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी जूनियर कंसाइन्ड टू द सी। उनको जो एशेज होती हैं डेथ के बाद, उनको समुद्र में प्रभावित किया गया। तो नेचुरली मैंने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको पढ़ना शुरू किया कि अमेरिका में और एशेज फैले और दूसरा समुद्र में प्रभावित करने का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा था कि उस जो न्यूज आइटम था उसमें जॉन एफ कैनेडी ने 1960 में एक स्पीच दी थी। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1960 में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच का जिक्र किया गया था उस न्यूज आइटम में, और उन्होंने लिखा था कि जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ इसको, all of us have in our veins the exact same percentage of salt in our blood that exists in the ocean. We are tied to the ocean, and when we go back to the sea, whether it is to sail or watch it, we are going back from whence we came. कि जो समुद्र के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो हमारे अंदर वही हैं, और हमारा शरीर जो है बिल्कुल समुद्र की तरह ही है। तो इसलिए जब भी हम समुद्र के पास जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जहां से हम आए थे वहीं पर वापस जा रहे हैं। तो दिस वाज द स्पीच ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस हैज बीन वेरीफाइड साइंटिफिकली एंड मेडिकली कि जो भी सॉल्ट्स सी वाटर में है वही हमारी बॉडी में भी है, और जो परसेंटेज है उनका सी वाटर में, वही परसेंटेज उन सॉल्ट्स का हमारी बॉडी में भी है। अभी जो इस विषय के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं बहुत टाइम से, और एक टाइम आया था, क्योंकि अभी तक इस विषय में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के द्वारा, तो करीब 2001 में गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन लिया था, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो ज्योतिर्विज्ञान कहा उसको, जो हिंदी में जो इसका नाम दिया गया ज्योतिर्विज्ञान, उन्होंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी को प्रपोजल सबमिट करना चाहिए कि वो अपने कॉलेजेस में ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और रिसर्च लेवल पर इस विषय को इंट्रोड्यूस करें। तो ये एक नोटिफिकेशन इशू हुआ बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन इशू हुआ पूरे देश में हंगामा मच गया। जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते थे, रेशनलिस्ट कहते थे, उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन इशू कर दिया, हमें ऐसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं,
और इससे तो हमारा देश जो है करीब 150 वर्ष पुराने समय में चला जाएगा, यहाँ तक कहा गया। और बहुत उसकी क्रिटिसिज्म हुआ उसका बहुत ज्यादा, और अल्टीमेटली द पीपल वेंट टू द कोर्ट आल्सो कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसके ऊपर स्टे किया जाए, इसको बैन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2005 में डिसीजन लिया कि ये जो नोटिफिकेशन इशू किया वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर भी लोग नहीं माने। फिर जो 2008 या 9 में फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया और PIL में कहा गया कि जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु शास्त्रीज हैं या जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इनको ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल लोगों को भ्रम में डालते हैं और ये कोई इनका तथ्य नहीं है, तो इन सब्जेक्ट को बैन कर देना चाहिए। तो 2011 में फिर डिसीजन आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर कहा कि ये जो विषय है इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया है, और एग्जामिन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है UGC का वो ठीक है, इसमें कोई बैन लगाने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम जो दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो एफिडेविट था उसमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 years old trusted science. This is what government of India said. Astrology is a 4000 years old trusted science and does not come under the purview of the Drugs and Magical Remedies Act 1954. तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि 4000 years old trusted science, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो नॉलेज है हमको बहुत वेदों से प्राप्त हुई है और बहुत एक डिवाइन नॉलेज हम कहते हैं इसको ये है, और इसका जो नॉलेज का अगर हम उपयोग अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं तो ये बहुत तरह से उपयोगी हो सकती है। अब जो प्रिंसिपल हैं ज्योतिष के, मैं थोड़ी सी उनके बारे में बात करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि एक सन और मून की जो स्थिति होती है वो पूरे समुद्र में तहलका मचा देती है, और जब हम कहते हैं कि उससे हमारा शरीर भी प्रभावित होता है तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। जितने भी जो साइंटिस्ट हैं या जो अपने आप को साइंटिस्ट कहने वाले लोग हैं या रेशनलिस्ट कहने वाले लोग हैं, वो इमीडिएटली कहते हैं नो नो नो, समुद्र में होता होगा, हमारे ऊपर क्या होगा। फिर क्या हुआ कि कुछ साल पहले एक रीडर डाइजेस्ट मैगजीन है, आप सभी जानते हैं, तो उसमें एक आर्टिकल आया था कि डज द मून मेक अस मैड, डज द मून मेक अस मैड, और ये किसी इंग्लिश राइटर जेफ रेनेकी ने लिखा था। और इसमें क्या हुआ कि बहुत से जो नेचुरलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत समय तक रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए जिसके बेसिस पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और पता है क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? पहला कंक्लूजन था कि वायलेंस इंक्रीजेस अंडर फुल मून, कि जब भी पूर्णिमा का दिन होता है, फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा का, जब हम पूरा चंद्रमा देख पाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर वायलेंस बढ़ जाती है। उन्होंने कैसे पता लगाया इसको? उन्होंने बहुत सारे पुलिस कंट्रोल रूम को सर्वे किया, उनका डाटा इकट्ठा किया और ये पाया कि पूर्णिमा के दिन पुलिस कंट्रोल रूम में सबसे ज्यादा कॉल आती है और पृथ्वी के ऊपर वायलेंस जो है वो बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया, निष्कर्ष निकाला, वो था कि जो मून है उसका विमेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर और इवन चाइल्ड बर्थ के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। और उसने फिर कहा कि अगर आप इवन मैच को भी देखिए, एक मैच आप अष्टमी के दिन देखिए जब चंद्रमा आपको आधे साइज का दिखाई देता है, और एक मैच आप देखिए पूर्णिमा के दिन, जमीन आसमान का अंतर होगा। जो प्लेयर्स में जोश आपको पूर्णिमा के दिन मिलेगा वो अष्टमी के दिन नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली देन दे सेड एक्चुअली कि लाइफ इज ऑल एडवेंचर अंडर फुल मून,
कि लाइफ इज ऑल एडवेंचर अंडर फुल मून। फिर कहा उन्होंने कि व्हेन द मून कैन स्टिर द ओशियन, जब वो समुद्र में तूफान मचा देता है, व्हाई नॉट द ब्लड ऑफ द ह्यूमंस। तो उन्होंने भी वही कंक्लूजन ड्रॉ किया जो कि हम 5000 साल से कह रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहता है तो उसकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन यही चीजें जो इकोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इतने साल की रिसर्च करने के बाद कहते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और ये जो पूर्णिमा और अमावस्या का जो दिन होता है, उसमें कंबाइंड होता है ग्रेविटेशनल पुल। तो हमारा जो माइंड है या हमारी बॉडी है, वो आउटसाइड फोर्सेस जो हैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन जो अष्टमी का दिन होता है, जब आप देखते हैं कि चंद्रमा का साइज आधा है, उस टाइम हमारा जो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। इसका मतलब हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है, वो सन और मून के फोर्सेस से प्रभावित नहीं होती। वी आर टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड फोर्सेस। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई भी एक अच्छा काम करना है, कोई भी हमें ध्यान लगाना है, ये हमारे लिए लाइफ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, हमें कोई मेडिसिन शुरू करनी है, किसी बीमारी का हमें इलाज कराना है, तो अष्टमी के दिन शुरू करिए, जब हमारी बॉडी टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड है बाय द आउटसाइड फोर्सेस। उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होगा, उसका प्रभाव जो है हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होगा। तो ये अष्टमी का दिन है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज कि अष्टमी के दिन अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे लाइफ का, तो बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन होगा, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। या कोई भी अगर हमें मेडिसिन भी शुरू करनी है, कोई बीमारी का इलाज भी कराना है, तो अष्टमी के दिन आप शुरू करिए। हमारा जो बॉडी है टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड है बाय द आउटसाइड फोर्सेस। अब एक ज्योतिष में एक सिद्धांत और भी है कि जो बच्चे जनवरी में पैदा होते हैं, वो जो बच्चे जुलाई में पैदा होते हैं, उनकी अपेक्षा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। कि people, the children who are born in the month of January, they are physically stronger than the people born in the month of July. तो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जनवरी के महीने में सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, और जुलाई के महीने में सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। और ये अगेन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जनवरी के महीने में जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, वो जुलाई के महीने की अपेक्षा से 7% ज्यादा होती है। और जब सन की एनर्जी मिलती है, बिकॉज वी एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ सन, तो पृथ्वी के ऊपर सब जो वायरस वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि नवंबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है, उसको हेल्दी सीजन बोलते हैं। उस टाइम डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज उनके पास सबसे कम आते हैं। तो उसका कारण यही है कि बिकॉज उस टाइम जो सन की एनर्जी हमको मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसी कारण बीमारियां जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं पनपती। और जुलाई के महीने के आसपास देखिए आप, जून, जुलाई का सितंबर, सारी बीमारियां, जितने भी वायरस हैं, वो उसी टाइम डेवलप होते हैं। और हम देखते हैं कि जो बीमारियां हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सबसे ज्यादा फैलती भी हैं। तो यही रीजन है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ये बिल्कुल जो साइंटिफिक रीजन है उसके बिल्कुल एक फिट बैठता है उसमें जो है, और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, यू वांट टू से समथिंग? यस, आई वांट टू आस्क, आपने बोला जनवरी में सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो फार होता है, दूर होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो कम होता है, ओके, ठीक है। सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए जनवरी के महीने में जो जनवरी के आसपास जो हमें सन की एनर्जी मिलती है, वो जुलाई में मिलने वाली एनर्जी की अपेक्षा 7% ज्यादा होती है। तो इसलिए जो जनवरी के आसपास का जो सीजन है, उसको हम हेल्दी सीजन बोलते हैं। इसके अलावा अभी एक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ साल पहले
यूके की एक इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे किया, और सर्वे इसलिए किया कि वो जानना चाहते थे कि कौन से लोग हैं, कौन सा साइन है, कौन से साइन के लोग हैं जो एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने बहुत कई साल तक डाटा इकट्ठा किया अपने जो एक्सीडेंट्स का और जो इंश्योर्ड लोग थे, और उन्होंने कहा कि जो एरीज साइन के, मेष राशि के लोग, हम पढ़ेंगे राशियां वगैरह जो है, बट दे सेड दैट द पीपल हु आर हैविंग द एरीज साइन दे आर मोर प्रोन टू द एक्सीडेंट, वो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। और ये तो हम लोग बहुत शुरू से ही कह रहे हैं कि जो मंगल की जब आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्योंकि एरीज साइन का जो स्वामी होता है मंगल होता है, और मंगल की जब आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सच पीपल आर वेरी रैश इन देयर एक्शंस, वो जल्दीबाजी बहुत करते हैं, और जल्दीबाजी करेंगे तो एक्सीडेंट भी होगा। तो ये इतने साल के सर्वे करने के बाद, इतना डाटा इकट्ठा करने के बाद, तब उन्होंने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, और उसको सभी लोगों ने माना भी। लेकिन जब हम एज एन एस्ट्रोलॉजर कहते हैं तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। और यहाँ पर जो आप लोग आए भी हैं पढ़ने के लिए, हम लोग जो कोशिश भी यही कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो इस विषय के बारे में कि नॉलेज क्या है, और इस नॉलेज का हम कैसे उपयोग करके अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जैसे कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जनरली लोगों की यही धारणा है कि फिर हम ज्योतिष वगैरह के पास क्यों जाएं, जो होना है वो तो होगा ही। एंड दिस से दैट एस्ट्रोलॉजी लीड्स अस टू द फैटलिज्म, हमें भाग्यवादी बनाता है, भाग्यवादी बनाता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे इस विषय को तो आप देखेंगे कि ये भाग्यवादी नहीं बनाता आपको, बल्कि ये तो आपको अच्छे कर्म करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। और जो एस्ट्रोलॉजी है एंटायरली बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा, और जो भी आप हमारा जो बेसिकली रिलीजियस या स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो भी सारी थ्योरी ऑफ कर्मा के ऊपर ही बेस्ड है। इवन अगर हम साइंस को भी कहेंगे तो साइंस भी यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो भी लोगों ने साइंस पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिस इज एंटायरली इन एग्रीमेंट विद द साइंटिफिक फिलॉसफी आल्सो, कि जो साइंस हमारा कहता है वही ज्योतिष भी कहती है। और जन्म के समय अगर हम प्लैनेट की पोजीशन को देखकर मालूम कर लें कि आपके साथ लाइफ में क्या घटित होने वाला है, ये कौन सी नॉलेज है जो आपको बता देगी? कोई नॉलेज नहीं बता सकती, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो जन्म के समय आपको बता सकता है कि आपके साथ क्या घटित होने की संभावना है। और जब आपको पता लग जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है तो उसको अकाउंट फॉर करके, उसको ध्यान में रखकर आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। जो भी एक्शन लेना है, जो भी रेमेडीज करनी है, उनको करके आप बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब छोटा सा उदाहरण देखिए कि जब हम लोग अमेरिका वगैरह जाते हैं तो वहाँ वेदर फोरकास्ट होता है, आवरली वेदर फोरकास्ट। तो लोग एक दिन पहले शाम को देखते हैं कि कल का जो आवरली फोरकास्ट है वो क्या है, और उसको देखकर देन दे प्लान फॉर द एंटायर डे कि हमें कौन सा काम किस टाइम करना है जिसको हम आसानी से कर पाए। और सिर्फ एक वेदर फोरकास्ट को देखकर वो पूरे डे को प्लान कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। वही एक सेम है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि ये एक तरह का आपको बताता है कि आपके साथ ये होने की संभावना है या ये होने की पॉसिबिलिटी है। आप उसको ध्यान में रखकर आप अपने लाइफ के निर्णय लेंगे तो आपको अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाने में सहायता मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया इस ज्ञान का उपयोग कर रही है और बहुत अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता, ना कोई बताना चाहता है कि ये है क्या, क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोलॉजी का नाम आएगा वो दम मच जाएगा।
कि why this astrology we don't use, जबकि फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया इतनी बुरी तरह से, इतनी अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर रही है इस ज्ञान का, और लेकिन पता नहीं है किसी को भी, कोई नहीं जानता। अब अगर मैं बात करूं, आपको कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास, तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है आपको। मेडिसिन लिखने से पहले वो क्या लिखता है, ये सब आप जानते हैं कि हम जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करता है, मेडिसिन का नाम लिखना शुरू करता है, उससे ऊपर क्या लिखता है? जो हमको बीमारी है, सिम्टम्स हैं, या अपना नाम जस्ट सेइंग कि वो तो ऊपर तो डिटेल छोड़ दीजिए, बट नाम लिखना शुरू करता है मेडिसिन का, उससे ऊपर क्या लिखता है? RX लिखता है। और एक नहीं लिखता, पूरी दुनिया में हर डॉक्टर RX लिखता है, पूरी दुनिया में। मैं इंडिया की या एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, रिटन बाय ऑल डॉक्टर इन द एंटायर वर्ल्ड। और मैं बताता हूँ, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए कि आप RX क्यों लिख रहे हो, या किसी भी मरीज से पूछिए कि RX क्यों लिखा उसने, nobody will be able to tell you। कोई आपको नहीं बताएगा, ना ही डॉक्टर को पता है, ना मरीज को पता है, बट लिख सब रहे हैं, पूरी दुनिया लिख रही है उसको। और मैंने तो बहुत डॉक्टरों से पूछने की कोशिश की कि मतलब RX का मतलब क्या है। कोई कहता है नहीं लैटिन वर्ड है, कोई रोमन वर्ड है, कोई कौन सा वर्ड है, बट आज तक मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो मुझे बता दे कि RX क्यों लिख रहा है। अब जब भी आप लिख रहे हैं कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको पता तो होना चाहिए कि वो क्यों लिख रहा है RX, होना चाहिए नहीं जी, बट नहीं है। और ना ही किसी को बताया जाता है कि RX का मतलब क्या है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट, लेट मी सी। ये देखिए, this I have taken from the internet. This is the symbol of planet Jupiter in astrology. This is the symbol of planet Jupiter in astrology. अब सिंबल बनाना तो मुश्किल है, तो व्हाट दे डू, जस्ट अगर आप इसको एक लाइन खींच दें यहाँ पर तो RX बन जाएगा। अगर ये आप लाइन खींच दें तो लिखने में आसानी हो जाएगी। सो दिस बिकम्स ए सिंबल ऑफ प्लैनेट जुपिटर। अब जुपिटर है क्या, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जुपिटर क्या है। तो जब आप पढ़ेंगे तो जुपिटर इज लाइक ए गॉड, जुपिटर इज लाइक ए गुरु, जुपिटर इज ए प्लैनेट व्हिच गिव्स यू प्रोविडेंशियल हेल्प, और उसकी ब्लेसिंग हमें जरूरी है। जब हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से मांगते हैं कि गुरु जी आप अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखिए। ईश्वर के पास जाते हैं तो आशीर्वाद चाहिए, उनकी ब्लेसिंग चाहिए ईश्वर का भी जो। और जो रोल आपका गुरु या गॉड करता है वही रोल हमारे प्लैनेट जुपिटर का भी है, जब आप इस विषय को पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं कुछ, ओम महावीराय नमः, ओम जो भी मदर शिवाय नमः, जो भी लिखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेते हैं नहीं लेते? तो वही जो चीज है वो RX लिखने से पूरी हो जाती है, बिकॉज दे मेक द सिंबल ऑफ जुपिटर which is a guru, which is a god actually, and we need the blessing of God to start with any good thing। जैसे हम कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है, हर डॉक्टर के क्लिनिक पे लिखा होता है, दवा मेरी दुआ तेरी, ऐसे लिखा होता है कुछ। तो that serves the purpose of seeking blessing of God before writing prescription।
लेकिन पूरी दुनिया में लिखते हैं। अब मैं किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, XYZ, लेकिन वो बिना उसके स्टार्ट नहीं करेगा RX लिखे हुए। लेकिन पता किसी को नहीं है, ना डॉक्टर को पता है, ना किसी आदमी को पता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, इसकी फॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं, लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं, लोगों को नॉलेज है ही नहीं इसके बारे में। और जैसे ही एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं वैसे ही, जो है कि क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्चुअली हम आलतू फालतू सब चीजें पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन जो विषय है हमारा इतना इम्पोर्टेंट डिवाइन नॉलेज है, जिसका हम बुरी तरह से उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कि जो चीज हम लिख रहे हैं, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, पूरी दुनिया में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इलाज कराते हैं डॉक्टर से, क्या किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की उनसे कि RX क्यों लिखा जाता है? या डॉक्टर ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं RX क्यों लिख रहा हूँ? बट नोबडी नोज। पता नहीं, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा किसी ने कि हाँ इसका RX का मतलब ये है, या मुझे बता दें कि RX क्यों लिख रहे हो तुम, क्या कोई और कोई रीजन है इसका? फिर भी हम मान लेंगे कि कुछ और वजह से लिखा जा रहा है, लेकिन दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज यही एक चीज जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो नेचुरली कुछ कॉमन रीजन ही होगा उसका, और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो RX लिखने से हम जो दुआएं की जो बात करते हैं, ब्लेसिंग की बात करते हैं, या ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ वो इफेक्टिव हो इस पेशेंट के लिए, तो हम RX का लिखते हैं। और भी एग्जाम्पल अगर दें, आप हॉस्पिटल कभी देख गए होंगे, आप लोग सभी जो है, सब लोग जाते भी हैं, और कभी अगर आप ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे या बाहर से देखा होगा, तो डॉक्टर अच्छे खासे सफेद कपड़े पहनते हैं बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर या पूरे मेडिकल हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में एंटर करते हैं, तो आपने देखा कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? तो सभी ने नोटिस किया होगा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो भी मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो कपड़े चेंज करता है सबसे पहले। और किस रंग के कपड़े पहनते हैं? ग्रीन कलर के। वेरी करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ग्रीन कलर के कपड़े एक हॉस्पिटल में तो पहनते नहीं है, एक ऑपरेशन थिएटर में तो है नहीं। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी भी कंट्री में, किसी भी हॉस्पिटल में, आप देखोगे कि हर ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने के टाइम जो सबसे पहला काम डॉक्टर या कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो यही करता है कि अपने कपड़ों को चेंज करना, और वो भी हरे रंग से। अच्छे खासे आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई आपको हरे रंग के कपड़े बदलने की? और कपड़े ही बदलने हैं, अगर सफेद कपड़े आपको लगता है खराब हो जाएंगे, तो अलग अलग रंग के कपड़े पहने जा सकते थे। बट इन द एंटायर वर्ल्ड they use the same colored clothes, green colored clothes. तो नेचुरली प्रश्न आता है कि ऐसी क्या बात है कि ऑपरेशन थिएटर में पूरी दुनिया में लोग एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं और उसको बहुत जरूरी समझते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एक भी आदमी, छोटे से लेके डॉक्टर तक, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने ग्रीन कलर के कपड़े ही ना पहने हो। कोई काले पीले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनता, सब लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। कभी सोचा किसी ने कि ऐसा क्यों होता है? Why we need green colored clothes in the operation theater? So green color is related to Mercury. Luck. लक की कहाँ जरूरत है वहां पर? लक तो आप दवाई लिखने में आपने जुपिटर का इस्तेमाल कर लिया। We don't depend on the luck in the operation theater. डॉक्टर ये नहीं सोचता कि भाग्य की बात है, तो बचेगा बच जाएगा, नहीं तो मैं तो मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। So green color is related to Mercury, और Mercury हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। Anybody else? She is quite right, but can anybody add to this? कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं करते। और पूरी दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं। और जैसे आप इन्होंने कहा, रुचि जी ने, कि
जो ग्रीन कलर है, दिस इज द कलर ऑफ प्लैनेट मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी। एंड मरकरी माइंड को कंट्रोल नहीं करता, इट कंट्रोल्स योर नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स योर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंड ऑपरेशन इज सच ए थिंग, such a critical thing where in you cannot be neither too fast nor too slow. आप बहुत जल्दीबाजी भी नहीं कर सकते और बहुत धीरे धीरे भी नहीं कर सकते। एंड यू हैव टू कीप योर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। अगर नर्वस सिस्टम कंट्रोल में नहीं होगा तो आप ऑपरेशन करते समय प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑपरेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कि ना तो आप बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर सकते हैं, ना बहुत स्लो काम कर सकते हैं। तो हम प्लैनेट मरकरी की हेल्प लेते हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखने में हमने जुपिटर की हेल्प ली, इसी तरह से ऑपरेशन करते समय वी ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ प्लैनेट मरकरी जस्ट टू कीप आवर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। आप ये सोचिए कि कोई भी हॉस्पिटल पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जहां ऑपरेशन थिएटर में कोई दूसरे रंग के कपड़े पहनते हो। सब जगह ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। एंड एवरीबडी इज यूजिंग दिस सब्जेक्ट इन ए वेरी यूजफुल मैनर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि इतनी हम इसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। फिर भी आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए ग्रीन कलर के कपड़े क्यों पहन रहा है, वो नोबडी विल बी एबल टू टेल यू। या बताएं कि मेडिकल रीजन ये है, हम इसलिए पहनते हैं, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा आपको। आप किसी भी दुनिया में कहीं चले जाइए, लेकिन कोई आपको ये बता नहीं पाएगा कि हमने ग्रीन कलर के कपड़े क्यों पहने। बट देयर इज एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। और एस्ट्रोलॉजी की जहां पे बात आती है तो मानने को कोई तैयार नहीं होता। बट द फैक्ट इज दैट वी ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ प्लैनेट मरकरी सो दैट वी कैन कीप आवर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कुछ वर्ष पहले दिल्ली के अंदर जो है रेड लाइन बस सर्विस, जब प्राइवेट बस सर्विस ऑपरेट हुई थी, ब्लू लाइन थी, ग्रीन लाइन थी, तो बाद में एक रेड लाइन बस भी इंट्रोड्यूस हुई थी, अगर किसी को ध्यान होगा आप लोगों में से। तो क्या हुआ था उसका, किसी को आइडिया है कि जब रेड लाइन बस सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी दिल्ली के अंदर, जब प्राइवेट बस ऑपरेटर थे सिटी बस में, तो उस टाइम क्या हुआ था? सर उसमें बहुत फायर वगैरह के इंसिडेंट्स होते थे। फायर के नहीं, उन्होंने एक्सीडेंट बहुत किए, लोग बहुत लोग मरे उसकी वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से। रोज जो भी न्यूज में आता था, रेड लाइन बस ने ये एक्सीडेंट कर दिया, इतने लोग मर गए, ये एक्सीडेंट कर दिया, इतने लोग मर गए। और गवर्नमेंट नेचुरली बहुत प्रॉब्लम हो गई कि क्या हो रहा है, व्हाई दिस रेड लाइन बसेस दे आर डूइंग सो मेनी एक्सीडेंट्स। और रेड लाइन बस ही क्यों कर रही हैं, बाकी भी तो बस हैं, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, सब। और जैसा मैंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे किया था कि जो एरिस साइन के लोग हैं वो दे आर मोर एक्सीडेंट प्रोन। वही चीज यहाँ पर है। रेड लाइन मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मंगल का उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। जब ड्राइवर रेड लाइन बस सर्विस में बैठता है तो मार्स या मंगल का इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। मंगल पीपल दे आर वेरी रैश इन एक्शन। मंगल जो है आपको बहुत रैश बनाता है, जल्दीबाजी बहुत करता है, और उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हुए दिल्ली के अंदर। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन टू बैन दैट रेड लाइन बस सर्विस। अगर आप देखें कि कुछ ही सालों में जो है उस रेड लाइन बस सर्विस को गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा, और कोई ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन बैन नहीं हुई, सिर्फ रेड लाइन बस सर्विस को बैन करना पड़ा। अब ये एक बार मेरा एक टीवी का इंटरव्यू हो रहा था, लाइव इंटरव्यू था, तो मैं यही बात उनको बता रहा था। तो इमीडिएटली द एंकर आस्क्ड मी कि व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। आप कभी बॉम्बे गए हैं? मैंने कहा हाँ। कहता बॉम्बे में तो सारी रेड लाइन बस सर्विस है, वहां तो एक्सीडेंट नहीं होते। मैंने कहा आपने कभी बॉम्बे की बस सर्विस में बैठे हैं आप? कहता नहीं। मैंने कहा एक बार बैठ के देखिए, जब कंडक्टर कहता है ना थांबा, nobody can enter the bus. They are so disciplined, so trained.
दिल्ली की तरह नहीं है, जब ये जितने भी जो प्राइवेट बस चली थी, सारे अनाड़ी ड्राइवर, नॉन ट्रेन ड्राइवर, नॉन डिसिप्लिन ड्राइवर, जिसको भी लाइसेंस दे दे के बैठा लिया। तो मंगल अगर उसके ऊपर डिसिप्लिन आप इम्पोज कर दें, देन इट बिकम्स वेरी प्रोडक्टिव, दे डू वेरी वेल एक्चुअली। और जैसे ही आप मंगल के ऊपर से डिसिप्लिन हटा दीजिए, देन दे जस्ट गो बर्सर्क, दे गेट वेरी रैश इन एक्शन। आप देखते ही हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, जो लोग हायर पोजीशन में जाते हैं पुलिस फोर्स में या डिफेंस फोर्सेस में, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स। वो तो रैश नहीं होते, बिकॉज डिसिप्लिन इज इम्पोज्ड ऑन देम, दे आर वेल ट्रेन्ड बिफोर डूइंग द ड्यूटीज। तो अगर आपको ट्रेनिंग देंगे, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन इम्पोज होगा उनके ऊपर, तो मंगल डज वेरी वेल। बट जैसे ही आप इनके ऊपर से डिसिप्लिन हटा दीजिए, पुलिस वालों के ऊपर या मिलिट्री वालों के ऊपर से, देन यू सी देयर बिहेवियर, दे विल जस्ट गो बर्सर्क, फिर वो वैसा बिहेव नहीं करेंगे। तो वही चीज बॉम्बे और दिल्ली की रेड लाइन बस में अंतर था। वहां पर सब वेल ट्रेन्ड थे, पूरा डिसिप्लिन था हर जगह जो है, जबकि दिल्ली के अंदर जो है जितने भी ड्राइवर थे वो सब नॉन ट्रेन्ड थे बिल्कुल। जिसको भी, क्योंकि प्राइवेट लोगों ने बस ली और जिसको भी थोड़ा बहुत चलाया 2-4 महीने में लाइसेंस दिया और उसको बैठा दिया ड्राइवर सीट के ऊपर, और कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर। तो इसकी वजह से जो है ये इतने सारे एक्सीडेंट हुए रेड लाइन बस सर्विस से। और भी एग्जाम्पल लीजिए, कोर्ट, आप जाते हैं कोर्ट में सब लोग, और वहां पर आप देखते हैं कि जो वकील हैं और जज हैं वो सब एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, कोट ऊपर का काला, और पूरी दुनिया में पहनते हैं। कोई पूरी दुनिया में आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कोट है ब्लैक कलर का, दैट इज worn बाय एवरी जज एंड द लॉयर। अब क्यों काला कपड़ा, काला कोट पहनने की वहां क्या जरूरत है? वहां पर कोर्ट में काला कपड़ा पहनने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ऑपरेशन थिएटर में तो ग्रीन हो गया, चलो ठीक है, बट काला तो रंग भी ठीक नहीं है। और पूरी दुनिया ही काले रंग का क्यों इस्तेमाल करेगी? अलग अलग रंग का भी इस्तेमाल हो सकता है अलग अलग कोर्ट में, लेकिन नहीं। काला रंग रिप्रेजेंटिंग शनि। हाँ, तो शनि का क्या रोल है उसमें? शनि न्याय का, न्यायाधीश जी। शनि जो है, वंडरफुल, शनि इज ए प्लैनेट ऑफ जस्टिस। पहली चीज, शनि इज ए प्लैनेट ऑफ जस्टिस, सो नेचुरली वी एक्सपेक्ट दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड इन द कोर्ट। तो एक रीजन तो वो हो गया। और दूसरा जो मेन रीजन है कि शनि इज ए प्लैनेट ऑफ डिले, वो हर काम जल्दीबाजी में नहीं करता मंगल की तरह, वो करता है धीरे धीरे, देरी से करता है। और जब भी हम कोई भी मुकदमा होता है कोर्ट में, उसकी जब सुनवाई होती है तो लाइफ और डेथ का सवाल है। वहां पर ऑपरेशन में तो ठीक हो गया, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया आपने, वी कैन नॉट बी डाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। लेकिन कोर्ट में क्या जरूरी है कि हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें, जो भी फैक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, उनके ऊपर सोच विचार करके आराम आराम से डिसीजन लें। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट इन द कोर्ट, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो वही पर्पस शनि का भी है, शनि इज ए प्लैनेट ऑफ डिले, देरी करता है वो। तो नेचुरली हम ये चाहते हैं कि जो भी हम जजमेंट दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ के जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का सवाल है लोगों का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी जजमेंट को डिलीवर करें, इसके लिए हम शनि का सहारा लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रही है, नोइंगली और अननोइंगली, और बहुत ही एक यूजफुल मैनर में कर रही है, बहुत ही एक प्रोडक्टिव वे में, बहुत ही एफिशिएंट वे में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बट क्योंकि इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, इस नॉलेज को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी तक, जो है फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों के अंदर ये जानकारी नहीं है इसके बारे में। और जैसे मैंने कहा कि इसका जो
मेन इस्तेमाल है वो ये है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और जैसे मैंने कहा कि प्रेडिक्शन तो एक बाई प्रोडक्ट है इसका, इस नॉलेज का, बट मेन यूज इज कि हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू डू द सेल्फ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी या रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर पाए। और इसका हम बहुत तरह से इस्तेमाल करेंगे। जब आप पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि इसका हम बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि हम दुनिया में लोगों से रोज डील करते हैं, मे बी मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पड़ोसी भी हो, या बहुत से के अलग अलग तरह की डीलिंग होती है। तो अगर हम किसी का भी हॉरोस्कोप देखें, और सरप्राइजिंगली कि आप जस्ट बाय हैविंग ए ग्लांस एट द बर्थ चार्ट, you can have a very fair and accurate idea about the nature and the personality of that person. आपको सिर्फ एक हॉरोस्कोप को ग्लांस करके आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि इस आदमी का नेचर क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसका टेम्परामेंट क्या है, और ये आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, क्या आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डीलिंग फेयर होगी या नहीं होगी। और ये बहुत जगह काम आता है, खासतौर से मैरिज में देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप में देखिए, या इवन हम लोग तरह तरह की डीलिंग रोज करते हैं लोगों से। तो जस्ट बाय हैविंग ए ग्लांस एट द horoscope of a person, we can have a very fair and accurate idea about the nature and the personality of that person. तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दूसरा यह है कि हम जो हमारा एप्टीट्यूड क्या है, आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चा होता है तो उसको जबरदस्ती हम कोशिश करते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनाने के लिए, विदाउट नोइंग कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका वोकेशन क्या है, क्या उसको पढ़ाना चाहिए, क्या उसको एजुकेशन देनी चाहिए, बट हम जबरदस्ती उसको बना देते हैं। और जबरदस्ती बनाने से जो होना चाहिए उसकी लाइफ में वो नहीं हो पाता, हमने उसकी लाइफ खराब कर दी। बट अगर जो आपका एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से आपको एजुकेशन दी जाए या वैसा ही प्रोफेशन आप परस्यू करें, तो नेचुरली आपकी जो लाइफ होगी बहुत बेटर होगी, आप उस फील्ड में या उस प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हमको तो अपने एप्टीट्यूड के अगेंस्ट में बनाया जाता है। और ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो जन्म के समय बता देता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। हो सकता है किसी को गेम्स में इंटरेस्ट हो, तो आपको लगे कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही कैन डू वेरी वेल इन द स्पोर्ट्स, तो यू शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन दैट डायरेक्शन। कोई एक्टर बनना चाहता है और आपको लगता है हॉरोस्कोप के हिसाब से कि यू कैन डू वेरी वेल इन दैट, तो उसको एक्टर बनाइए। कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, फोटोग्राफर बनाइए। क्यों आप जबरदस्ती किसी को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं? तो ये है कि अगर हम एजुकेशन के हिसाब से या एप्टीट्यूड के हिसाब से बच्चे को एजुकेशन देंगे तो डेफिनेटली जो उसकी लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा बेटर होगी, अगर बिना एप्टीट्यूड के जाने हुए अगर हम उसको एजुकेशन देते हैं या कोई भी कैरियर वो परस्यू करता है। और जैसे हमें पता लग जाता है कि कौन सा समय आपके लिए ठीक है, कौन सा समय आपके लिए खराब है, तो बहुत एक एक्यूरेट आइडिया मिल जाता है कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए और इस टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता है कि समय अच्छा नहीं चल रहा, आपको पता नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं बिजनेस में, रिस्क लिए जा रहे हैं और उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपको, और आपको पता है कि ये टाइम मेरे लिए खराब है, रिस्क लेने का टाइम नहीं है, तो आप रिस्क क्यों लेंगे? उस टाइम जो है आप बहुत कुछ खराब होने से बच सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत फायदा है। लोग आजकल आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में, स्पेकुलेशन में हर आदमी लगा हुआ है, बिना जाने कि उसको स्पेकुलेशन में फायदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन हर आदमी लगा हुआ है और बहुत
लोग हैं जो इतना लॉसेस होते हैं, उनको सुसाइड करते हैं, इसी वजह से अपनी लाइफ को पूरी खराब कर लेते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू कि हु शुड गो इनटू स्पेकुलेशन एंड हु शुड नॉट, और बड़ी आसानी से हमें पता लग जाता है कि स्पेकुलेशन में इसको वेंचर करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, या स्पेकुलेशन में फायदा होगा या नहीं होगा, और फायदा भी होना है तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सब चीजें हमें बहुत आसानी से पता लग जाती हैं, और ये एक बहुत अच्छा एक गाइड हो जाता है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेचुरली फिर आदमी कोई भी नेटिव है वो बहुत अच्छा उस फील्ड में कर सकता है। इवन आजकल आप देखेंगे कि एस्ट्रो फैशन, दैट हैज आल्सो बिकम अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, कि आपको कौन से रंग के, कौन से टेक्सचर के, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी ज्वेलरी का इस्तेमाल करनी चाहिए, कान में कौन सी हो, नाक में कौन सी हो, हाथ में कौन सी हो, गले में कौन सी हो। और अगर आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर इसको फैशन में अप्लाई करेंगे या अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो लाइफ आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। लाइफ में काफी समस्याएं आपकी जो है अपने आप सुलझ जाएंगी। तो एस्ट्रो फैशन भी एक नया कंसेप्ट अभी शुरू हुआ है, और बहुत से लोग अब डिजाइन जो है अपने कपड़ों की, ज्वेलरी की, उसके हिसाब से करने लगे हैं, और उससे जो है डेफिनेटली हमारी लाइफ को बेटर बनाने में बहुत मदद मिलती है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। जब आप पढ़ेंगे इस नॉलेज के बारे में तो आप देखेंगे कि यही एक ऐसा ज्ञान है जो जन्म के समय आपको बता देता है कि आपको किस ईयर ऑफ लाइफ में बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है। जन्म के समय कोई ज्ञान आपको नहीं बता सकता, कोई मेडिकल साइंस हो, कोई डॉक्टर हो, आपका बच्चे को देखकर नहीं बताएगा कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी या शुगर की प्रॉब्लम होगी या थायराइड होगा या क्या प्रॉब्लम होगी। और एस्ट्रोलॉजी जो है, आप अगर हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे तो जन्म के समय आप बता सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में और किस वर्ष में ये प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सिंपल है। हम सन की पोजीशन को देख के बता देते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती। और अगर हमें पता लग गया कि जन्म के समय इस व्यक्ति को सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो नेचुरली हम शुरू से ही अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, खाना पीना चेंज करें, रहन सहन चेंज करें, योगा मेडिटेशन करें, या इवन अगर मेडिकल एडवाइस भी लें उसके हिसाब से भी कुछ अगर करें तो काफी हद तक आप काबू पा सकते हैं उस बीमारी के ऊपर। और बीमारी की प्रॉब्लम आजकल बहुत सीरियस है। जैसा अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं आपको, हार्ट प्रॉब्लम की बात है। हार्ट प्रॉब्लम आप देखते हैं कि इट हैज बिकम वेरी कॉमन, और WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी 2010 की बात कर रहा हूं मैं भी। 2010 में कहा था कि इंडिया में जो हार्ट के पेशेंट हैं दे आर 60% ऑफ द टोटल हार्ट पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उसके 60% इंडिया में है। और ये कहा था उस रिपोर्ट में कि ये जो प्रॉब्लम है इंडिया में इतनी सीवियर है कि नेक्स्ट कुछ वर्षों में इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, बच्चे से लेकर बड़ा तक। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी सीवियर प्रॉब्लम, particularly in India. जैसे मैंने कहा कि 60% of the world heart patient they exist in India. और ये भी पता है ज्योतिष में कि ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है, और छोटे छोटे उपाय करके, बहुत सिंपल रेमेडीज करके हम उसके ऊपर बहुत हद तक जो है वो काबू पा सकते हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखिए, कहते हैं कि every third person in India, every third person suffers from the problem of blood pressure. और
60% लोगों को ये पता नहीं है कि मैं ब्लड प्रेशर है मुझे, और कहा कि जो करीब 15% लोग हैं, 15 से 25% लोग, वो हाइपरटेंशन हो जाता है उन लोगों को। और ये हम लोग शुरू से बता सकते हैं कि ये मंगल ग्रह की वजह से है, तो आप मंगल ग्रह का उपाय करिए आप शुरू से जो है, और मंगल ग्रह का उपाय करके आप बहुत हद तक उसको काबू पा सकते हैं। डायबिटीज को देखिए, अगेन डायबिटीज के जो इस समय इंडिया में लोग हैं जो कि दे सर्वाइव ऑन इंजेक्शंस, 5-6 करोड़ लोग हैं, अबाउट 50 million people. They suffer from the severe diabetic problem, and they are all on insulin injection. और कहा कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी को भी देख लीजिए, आप जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है इंडिया में, ऑलमोस्ट एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सुसाइड है, कहते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 3 लाख लोग हर साल सुसाइड से मरते हैं। 3 लाख लोग हर साल सुसाइड से मरते हैं। ये तो मरने वालों की संख्या हो गई, और इससे कई गुना ज्यादा लोग सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करते हैं जो मर नहीं पाते। तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर। और आपने देखा भी होगा अभी पिछले दिनों में, जो particularly जो ये टाइम है जो खराब चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, most of the people are suffering from this mental disorders। और बहुत लोग, अभी पता लगा कि इवन जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वेरी यंग चिल्ड्रन, दे कमिटेड सुसाइड एक्चुअली। अब सुसाइड की टेंडेंसी है, और वो आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से या ज्ञान की मदद से बहुत आसानी से हॉरोस्कोप देखकर बता सकते हैं कि जब मून और मरकरी एफ्लिक्टेड है किसी भी हॉरोस्कोप में, तो ये सुसाइड की टेंडेंसी किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। तो उनका अगर हम इलाज करेंगे तो, या उपाय करेंगे, छोटे छोटे जो ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं, उनकी मदद से हम काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उस टेंडेंसी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इस विषय के बारे में? जैसे मैंने कहा कि अभी तक इंडिया में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही। वो तो हमारे बंसल साहब हैं जिन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन वगैरह बनाया, और पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में एजुकेशन दे रहे हैं। तो इससे अच्छा काम तो कोई नहीं कर रहा। और एक तरह से पढ़े लिखे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, इस विषय को जानने की एक तो जिज्ञासा भी हो रही है, और इस विषय के जानने के बाद उसका उपयोग भी कर रहे हैं। क्योंकि जाने चलिए जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको पता लगेगा इस ज्ञान के बारे में, और पढ़ने के बाद जब उनको अनुभव होगा कि बहुत अच्छा एक ज्ञान है जिसका हम अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, तो नेचुरली एक अवेयरनेस तो क्रिएट होगी। और दूसरा इसके साथ ये है कि कोई एक किताब पढ़ता है 2-4 दिन जो है, एंड ही थिंक्स दैट ही हैज बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। आप ये देखिए कि इवन अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो 4 या 5 साल का MBBS होता है, उसके बाद जाके आपको बेसिक नॉलेज मिलती है। और आजकल आप देखते हैं, यू विल नेवर लाइक टू कंसल्ट एन ऑर्डिनरी MBBS डॉक्टर, कोई नहीं जाता उसके पास unless and until he gets either PG or even MCH or DM actually, तब हम कहते हैं कि हाँ अब इसको थोड़ी नॉलेज होगी, हम इसको कंसल्ट कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सिर्फ 2 किताब पढ़कर या 1 महीना पढ़कर आप एक्सपर्ट हो जाइए उसमें, लेकिन ऐसा ही हो रहा है क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, और जो उल्टे सीधे हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है या नहीं भी है, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप इवन टीवी पर देखिए, क्योंकि जो कई सारी चैनल हैं उसमें जो भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं, फर्स्टली दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड। कोई प्राइवेट चैनल कोई बिना स्पॉन्सर किए आपको नहीं लेक्चर देने देगा। और मैं बताता हूं आपको, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज पीपल दे हैव अप्रोच्ड अस
कि हमें एक सर्टिफिकेट दे दीजिए साहब, हमारा एक सर्टिफिकेट हमने कहीं पढ़ा नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस तरह की नॉलेज है उनको, एंड दे कीप ऑन मिसगाइडिंग द पीपल। और जैसा आप देखते हैं कि वो लोग सुनते हैं उनको और उसके ऊपर फिर वो अमल करने की भी कोशिश करते हैं, बट दे ऑल एक्सप्लॉइट द पीपल। क्योंकि जब तक ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक अच्छा जो एक अनुभव होने के बाद या अच्छी एजुकेशन के बाद जो एस्ट्रोलॉजर तैयार होगा, तो उसी में एक नॉलेज हो सकती है, ना कि जो 2-4 महीने में या 1-2 किताब पढ़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। दूसरा यह है कि एस्ट्रोलॉजर से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी दिखाने आता है हॉरोस्कोप, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, एंड यू वांट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बचपन से लेकर डेथ तक आप सब बता दीजिए उसको क्या क्या होने वाला है। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ये सब कुछ एनालाइज कर पाए? ये पॉसिबल नहीं है। Even to know a particular thing, you need lot of study of the horoscope। और एक चार्ट नहीं होता, आपने तो एक चार्ट शायद देखा होगा, लेकिन बहुत सारे चार्ट, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो 15, 20, 25 मिनट में आप नहीं एनालाइज कर सकते, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि एस्ट्रोलॉजर है तो सब पता होगा, ये सब बता देगा फटाफट, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, बीमारी कब होगी, मरेगा कब, सब कुछ बता देगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन दे रखी है, क्योंकि जो अनपढ़ टाइप के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी आपको बता देंगे जो है, और कोई भी हम रिसर्च नहीं करते इस फील्ड में। जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। हम शादी करते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी को अनुभव भी है कि पहली चीज तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, सबके पास सॉफ्टवेयर है। लड़के का डेट ऑफ बर्थ डाला, लड़की का डेट ऑफ बर्थ डाला, और इतने गन मिले, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि 25, 30, 35 गुण मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा मैच है। एंड दिस इज ए कॉमन बिलीफ। और मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि अभी भी जो इंडिया में हालत है, 95% लोग इसी बेसिस पर शादी करते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। और लोअर लेवल पे नहीं, हायर लेवल पर, मीडियम लेवल पर सभी लोग आपके पास आएंगे भी तो ये कहेंगे जल्दी से बता दो कितने गुण मिल रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि 25, 30, 35 मिल रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा मैच है। बट द फैक्ट इज अदरवाइज। आज की जो सोसाइटी है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। पहले जब ये गुण मिलान का कंसेप्ट बना होगा, उस टाइम सोसाइटी कुछ और थी। That was a male dominated society. Now there is no question of male domination. वो तो खत्म हो गया। Both are financially independent. तो डोमिनेशन की बात तो खत्म हो गई पूरी की पूरी। सोसाइटी पूरी की तरह चेंज हो चुकी है, तो गन मिलान का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, और उसको हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। कहते सब रहते हैं कि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो देश पात्र काल का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये कोई चेंज करने को, अब सारा देश भी चेंज हो गया है, काल भी चेंज हो गया है, पात्र भी चेंज हो गए, और हम लोग अभी भी शादी उसी बेसिस पे किए जा रहे हैं। और बहुत लोग आते हैं हम लोगों के पास कि साहब ये 36 पॉइंट में थे, 36 पॉइंट मिल रहे थे, 30 पॉइंट मिल रहे थे, 32 पॉइंट मिल रहे थे, इससे अच्छा मैच क्या हो सकता है? लेकिन हमारा तो डाइवोर्स हो गया 1 महीने में। कुछ लोग आते हैं कि हमारे तो पॉइंट ही नहीं मिल रहे थे, 5-10 पॉइंट मिल रहे थे, एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया था कि ये तो मैच बहुत खराब है, लेकिन हमारी शादी तो बहुत अच्छी तरह चल रही है। लोग पूछते हैं देन व्हाट इज दिस एस्ट्रोलॉजी? आप क्या बेवकूफ क्यों बना रहे हैं लोगों को? बेवकूफ एस्ट्रोलॉजी नहीं बना रही। एस्ट्रोलॉजी नेवर सेज दैट गन मिलान इज ए हॉरोस्कोप मैचिंग। जब आप हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करेंगे तो गन मिलान तो हम देखते ही नहीं है, और आजकल के टाइम में मैंने कहा कि तो ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड कंसेप्ट है, आज के टाइम में वैलिड ही नहीं है, तो हम क्यों देखें उसको? बट
हम लोग नहीं देखते, बट लोग तो इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, आप हमें सिर्फ गुण बता दीजिए, कितने गुण मिल रहे हैं, फिर हम आपसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आप समझाते रहिए कि ये मैचिंग ऐसे नहीं होता, मैचिंग के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैचिंग इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन लोग नहीं मानते। हम अभी भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, 95% लोग जो है इसी बेसिस पर शादी करते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में शादी नहीं करते। आप किसी से पूछिए एस्ट्रोलॉजर से क्यों नहीं करते, nobody can tell actually। आप बोलते हैं कि देखते पोह का महीना होता है, सुना है मैंने कि शादी कार्ड में नहीं बढ़ते। पोह का महीना वो होता क्या मुझे पता नहीं है, बट हाँ, तो पोह के महीने में क्या हो गया ऐसा? वो पता क्या ऑस्पिशियस नहीं होता, इतना ही पता है, बस ज्यादा तो नहीं पता है। हाँ, तो वो यही कहेंगे। अब कहेंगे आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप शादी क्यों नहीं करते, देवता सो जाते हैं। हाँ जी। अब देवता क्यों सोएंगे भाई? देवता सोएंगे तो 6 महीने के लिए सोते हैं देवता, अगर माने भी अगर, तो क्यों नहीं करते हम शादी? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ नॉलेज बिकॉज इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। जब तक आपके अंदर इंट्यूशन नहीं होगा, then you cannot become a good astrologer। अब जब इंट्यूशन की हम बात करते हैं, तो इंट्यूशन आजकल के टाइम में इज कंसिडर्ड एज ए रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। इसको हमने मान लिया है कि ये सीखने का तरीका है, और 3 तरीके होते हैं सीखने के, एक ऑब्जर्वेशन है, एक परसेप्शन है, एक इंट्यूशन है। और आजकल मैनेजमेंट की क्लासेस में सिखाया जाता है कि unless you have a good intuition, you cannot be a good manager। तो इंट्यूशन का रोल एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, इसका रोल हर सब्जेक्ट में है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बिना इंट्यूशन के आप उस फील्ड में सक्सेस आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज इंट्यूशन इज जस्ट ओपनिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस माइंड। आपका जो माइंड है, आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर माइंड का आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन डू वंडर्स विद द माइंड एक्चुअली। तो ये इंट्यूशन का है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे कि इट लीड्स टू फेटिलिज्म, ये तो भाग्यवादी बनाता है आपको, तो ये विषय अच्छा कैसे हो सकता है? भाग्यवादी नहीं बनाता, ये तो एक आपको आगाह करता है कि आपके साथ ये घटित होने की संभावना है। फिर आपके ऊपर है, आप कैसे केयर करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक थर्मामीटर है, आपको बुखार होता है, आप थर्मामीटर से बुखार नापते हैं और बता देता है कितना बुखार है। थर्मामीटर कोई बुखार का कारण तो है नहीं, इट्स नॉट ए कॉज ऑफ फीवर, इट ओनली रिवील्स द फीवर। ऐसे ही जो प्लैनेट है, दे आर नॉट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, दे ओनली टेल यू कि ये हो सकता है आपके साथ में, ये है। अब थर्मामीटर से बुखार नाप के आप ये तो नहीं करते कि मुझे 105 बुखार है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं करता, अब लेट जाते हैं ना। यू गो टू द डॉक्टर, यू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एक्चुअली, और आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद। वही चीज यहाँ पर है कि अगर आपको पता है कि ये प्लैनेट की पोजीशन खराब है, ये आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसका आप एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज भी हैं, उन रेमेडीज को का उपयोग करके आप उन चीजों पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो अभी जो भी टाइम बचा है, तो आई थिंक आई लीव इट टू यू कि आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन कंसर्न विद एस्ट्रोलॉजी? हाँ, बताइए प्राची जी। हेलो जी बोलिए। जी सर, मेरे को बस ये पूछना था कि इस कोर्स में हम लोग प्रेडिक्शन सीख लेंगे और उपाय भी सीख लेंगे? देखिए, यानी इसमें यहाँ पर जो कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जी दिस इज द बेसिक कोर्स। जी सर। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक चीजें अबाउट प्लैनेट है, साइन है, छोटे छोटे योग वगैरह हैं, सोलर सिस्टम है, तो बेसिक एक, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम इंग्लिश
पढ़ते हैं तो पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर छोटे छोटे अल्फाबेट बनाना सीखते हैं, फिर ग्रामर पर आते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बट इन दिस कोर्स अगर आप चाहें कि 12 लेक्चर में या 1 महीने के अंदर यू बिकम एन एक्सपर्ट इन प्रेडिक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस कोर्स इज ओनली फॉर द बेसिक एस्ट्रोलॉजी। तो सर जैसे ये कोर्स किया, फिर नेक्स्ट मंथ हम दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लें ऐसे? ये कम से कम जैसे 3 कोर्स हैं, 3 कोर्स को करने के बाद यू कैन स्टार्ट मेकिंग प्रेडिक्शंस। ओके सर। जब तक हम लोग सारी जो बेसिक चीजें हैं वो कवर कर लेंगे इसमें। सर और ऐसे इसमें आपका न्यूमरोलॉजी भी है? न्यूमरोलॉजी का अलग कोर्स है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, तो सर ये जो आप 3 कोर्स बोल रहे हो, ये 1 मंथ के होते हैं? जी 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 सर, ठीक है। 4 कोर्सेज हैं, लेकिन 3 कोर्स के बाद वी कवर ऑल बेसिक थिंग। ओके, थोड़ा सा और अगर एडवांस जाना है तो देन यू गो टू द 4th कोर्स आल्सो। अच्छा, ठीक है। तो सर ये 3 कोर्स आप ही लेंगे? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली तो मैं ही लूंगा शायद। ठीक है, ठीक है। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आज का बहुत अच्छा लगा लेक्चर। चलिए, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था आज का। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछ रही थी, ये 4 कोर्सेज जो है इट कवर्स एंटायर एस्ट्रोलॉजी की, इसके बाद भी और भी नहीं, इट कवर्स एंटायर एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद आप यू कैन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस आल्सो, यू कैन डू एवरीथिंग एक्चुअली। और वैसे तो जैसे नेचुरली जैसे हर फील्ड में होता है कि जितना एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। जी तो एक्सपीरियंस के बाद आप और थोड़ा बेटर बनते हैं। ठीक है। अच्छा सर, हमने जैसे कोर्सेज कर लिए 4, तो अगर इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिस आफ्टर दैट, तो हमें कुछ प्रैक्टिस तो आप 3 के बाद ही कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि 3 के बाद ही हम सारी चीजें कवर कर देंगे। ठीक है। तो अगर जैसे बाद में क्वेरीज आती हैं, क्योंकि स्टार्ट इनिशियल तो क्वेरीज आएंगी, तो उसका कुछ सपोर्ट रहेगा या कैसे हो पाएगा? हाँ, बहुत सारी इसी कोर्स में हम बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जो ना हो, क्योंकि आप इसमें कोर्स में आपने ज्वाइन कर लिया है तो लोग समझने लगे कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जो कि बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, ठीक है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, हाँ जी, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं, क्या पूछते हैं उससे? उसके लाइफ के बारे में पूछते हैं, कैसा रहेगा इसका आगे। नहीं, लाइफ के बारे में तो बाद में पूछेंगे, पहले और क्या इम्पोर्टेंट चीज है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा फैमिली में, जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो वी इमीडिएटली रेस्ट टू एन एस्ट्रोलॉजर। मैंने उसका हॉरोस्कोप बनवाते हैं पहले जाकर के, टाइम बता के, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता, डिटेल्स दे करके। उससे भी इम्पोर्टेंट क्या चीज है? आपने सब कभी सुना नहीं कि गण मूल नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मंगली सबसे पहले, हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। हॉरोस्कोप बनाना तो बात की बात है कि गण मूल नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ। फिर पूछते हैं कि ये भी मालूम कर लो किस पाए में जन्म हुआ है। यस सर। और हम कहते हैं किसी को कि आपके सिल्वर पाए में जन्म हुआ है, तो वो कहता है फिर मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, फिर और उसको बाद में बनता रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात। ही फील्स वेरी हैप्पी। किसी को आप कहते हो लोहे के पाए में जन्म हुआ है तो परेशान हो जाता है। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। अब किसी की डेथ होती है फैमिली में कहीं भी, तो भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि पंचक में तो डेथ नहीं हुई। व्हाट इज दैट पंचक? और पंचक में अगर डेथ होगी तो क्या होगा? तो ये सवाल अब आपसे पूछना शुरू कर देंगे लोग। अब इस महीने के बाद लोग आपसे ये चीजें सब पूछेंगे, तो नेचुरली इस कोर्स में हम लोग ये सब चीजें जानने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या पंचक है तो क्या हो गया? पंचक से इतना चिंता क्यों होती है उनको? या गणमूल नक्षत्र है तो उससे क्यों चिंता है? पाए में से क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बेसिक चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप डिफरेंट कैलेंडर्स भी यूज करेंगे तो आप देखते हो, अधिक मास का नाम तो सुना होगा आपने। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। अभी आपने पिछले साल देखा भी था कि 1 महीना सब चीजें पोस्टपोन हो गई थी। अधिक मास क्या है? तिथि वृद्धि हो जाती है, तिथि क्षय हो जाती है, मास क्षय हो जाता है। ये सब चीजें क्या हैं और उनका क्या इफेक्ट होना चाहिए? तो जो हमारा कैलेंडर है, जिसको हम ल्यूनर कैलेंडर बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारे सारे फेस्टिवल बेस्ड होते हैं, इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स रियली वंडरफुल कैलेंडर।
इससे अच्छा साइंटिफिक कैलेंडर कोई नहीं हो सकता। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब एक अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके वैसे भी लाइफ में हमेशा काम आएंगी। सर इसकी रिकॉर्डिंग का क्या सिस्टम रहेगा? हाँ जी, रिकॉर्डिंग का सर? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी क्योंकि बंसल साहब रिकॉर्डिंग करके दे विल सेंड इट टू यू। ओके। या और रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, बट यू कैन टॉक टू मीना वगैरह से बात कर लीजिए, तो शी विल टेल यू, बिकॉज आई थिंक वो उसका जो इज नॉट ओपन फॉर द पब्लिक, तो आपको जीमेल वगैरह पर भी मिलेगी। जी 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 ठीक है। सर कैन आई रिक्वेस्ट वन थिंग, मतलब इन द सेंस कि जैसे अभी सब लोग क्लास में बैठे हैं और अगर सब लोग अपना वीडियोस ऑन करें तो अच्छा लगता है कि हाँ, कनेक्शन वो तो होना भी चाहिए एक्चुअली में कि तो मैंने as far इसलिए as ऑफ किया, सबने possible ऑफ किया, अदरवाइज तो एक्चुअली ये बात है, मैं इट्स अ रिक्वेस्ट इंटरेक्शन इज, हाँ इंटरेक्शन अच्छा होता है और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं तो मैं अंधेरे में बोले जा रहा हूँ कुछ ना कुछ राइट जो है। राइट तो आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट आल्सो इन दैट केस। तो वो अच्छा लगता है, क्लास चल रही है, इट्स अ गुड थिंग, हमको हमारे बिल्कुल कनेक्शन होता है आपके साथ। मैं भी चाहूंगा कि एज फार एज पॉसिबल योर वीडियो शुड बी ऑन, सो दैट आप भी थोड़ा सा उसमें अटेंटिव रहते हैं थोड़े से जो है। राइट राइट, तो वो भी आपके लिए भी ठीक है और सबके लिए ठीक है। जी जी सर नाइस टू मीट यू। हाँ सुदर्शन जी, आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो जी। बाकी सबका हो गया, तो आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए जरा। जी, वीडियो खोल लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता था, जैसे विवाह के समय में मांगलिक और नॉन मांगलिक का एक प्रोस्पेक्टर सामने आता है। आप वीडियो ऑन करिए पहले। वीडियो ऑन करिए। हाँ गुड, जी नमस्कार सर। फिर चला गया। हाँ आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे विवाह के समय में मांगलिक और नॉन मांगलिक का एक प्रोस्पेक्टर सामने आता है कि वो मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, तो हाँ। उसमें जो है क्या मांगलिक के कितना प्रकार का जो है फैक्टर है हमारे? जैसे मैंने कहा कि जो गन मिलान है जी, दैट इज टोटली इररिलेवेंट इन टुडेस टाइम। अगर आप मांगलिक दोष भी आप पढ़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो वो भी देखेंगे कि वो भी टोटली इररिलेवेंट है, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। और अच्छा। हमारा जो दुर्भाग्य यही है कि 95% शादियां गुण मिलान और मांगलिक दोष के ऊपर ही होती हैं, जी, जबकि इन दोनों चीजों का ही कोई रेलेवेंस नहीं है। जी, और उसके ऊपर शादी डिसाइड करके, और 95% जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पंडित हैं अपने आप को कहने वाले, जी, वो जी, जी, इसी बेसिस पर शादी करते हैं, इसी बेसिस पर कि कितने गुण मिल रहे हैं, मांगलिक दोष है या नहीं है, जी, और वो टोटली इररिलेवेंट है। आप देखेंगे कि मतलब ये बहुत ही एक दुर्भाग्य है कि 95% शादियां हम इसी बेसिस पे किए जा रहे हैं, जबकि हॉरोस्कोप मैचिंग जो है इट्स नॉट ए सिंपल थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली। इतना आसान नहीं है कि आपने गन मिलान देखा, मैं तो देखता ही नहीं हूँ कभी गन मिलान या मांगलिक दोष। अब मैं ये आजकल जो वो चल रहा है कि वो 25 गुण मिल गए, विवाह ठीक है। हाँ, 27 गुण मिल गए, मैं तो विवाह बता रहा हूँ ठीक है। आपको कि इतने लोग हैं हमारे क्लास में ही कि 36 गुण मिल रहे थे, और शादी की उन्होंने, क्योंकि कहा कि इससे अच्छा मैच तो हो नहीं सकता, एंड विद इन ए मंथ देयर वाज अ डिवोर्स। जी, या बहुत से लोग ऐसे हैं कि 6-7 पॉइंट ही मिले थे उनको, और एस्ट्रोलॉजर ने मना किया था कि आप बिल्कुल शादी मत करिए, और वो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। जी, 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 तो जी, ये तो जो राइट टू चीज, प्रेडिक्शन टू प्लैनेट्स। हाँ जी, राइट टू प्रेडिक्शन टू प्लैनेट्स एंड हॉरोस्कोप, करेक्ट। मतलब हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स। देखिए, ये जो चीजें बनाई गई हैं ज्योतिष में, और उसमें हर किताब में ये कहा गया कि कोई भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो देश पात्र काल का ध्यान रखिए। देश पात्र काल का क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक समय में 2 बच्चे पैदा हुए, एक ही समय में, मान लेता हूं कि एक एग्जैक्टली सेम टाइम पर पैदा हुए, दोनों का हॉरोस्कोप बिल्कुल ठीक है, एक गरीब फैमिली में हुआ है, एक अमीर फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, दोनों की प्लानिटरी पोजीशन बिल्कुल सेम है, दोनों के राजयोग बिल्कुल सेम है, लेकिन राजयोग का मतलब जो एक झोपड़ी में या गरीब व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ उसके लिए दूसरा मतलब है, और जो एक अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ है उसका मतलब कुछ और है।
अगर गरीब आदमी गवर्नमेंट में क्लर्क बन जाता है तो उसके लिए तो राजयोग हो गया वो। जी जी बट अमीर आदमी के लिए, अच्छी फैमिली के लिए तो वो राजयोग नहीं हुआ जी उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और है। जी तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस पात्र की बात कर रहे हैं। अब देश की बात करें तो और बताऊं मैं आपको, कुछ साल पहले मैं इटली गया था एक्चुअली में, एक हम लोगों का, मैं गवर्नमेंट में था तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था ILO में जो है, तो किसी को पता लग गया कि इनको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो एक रशियन लड़की थी, तो वो आई कि आई वांट टू शो माय हॉरोस्कोप। मैंने कहा ठीक है, तो देखा वेखा सब कुछ, तो उसने पूछा कि व्हेन आई एम गोइंग टू हैव अ सेकंड चाइल्ड, तो मैंने बताया कि इस टाइम ये पॉसिबल है। यू नो क्या उसका उत्तर था, विद whom, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने कहा व्हाट डू यू मीन विद whom, तो कहती है विद माय हस्बैंड और विद समबडी एल्स। तो ये देश का अंतर है, आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां ये पॉसिबिलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। बट ताज्जुब मुझे जब हुआ जब मेरा कलकत्ता में पोस्टिंग हुआ, एंड वन लेडी आस्क्ड एंड शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन इन इंडिया आल्सो। तो टाइम बदल रहा है, देखिए टाइम अब बहुत बदल गया है, तो उस टाइम के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे सरोगेसी है या आर्टिफिशियल मीन्स हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे उसके बारे में। तो इसके हिसाब से हमें तैयार होना पड़ेगा, और जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में या सोसाइटी में या कंट्री में, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रेडिक्शन करना है। तो जैसे मैंने कहा गन मिलान है, गन मिलान तो 5000 साल पहले बने थे, सोसाइटी वाज एंटायरली डिफरेंट, सोसाइटी ये वाली थी नहीं। वहां पर्पस क्या था उस टाइम, फीमेल ऐसी ना हो कि वो अपने इंटरफियर करे फैमिली मैटर्स में, वो पर्पस था उसका, कि किसी तरह से लड़की कुछ कह ना पाए। और अब क्या वो चीज है इस समय, तो सोसाइटी तो पूरी चेंज हो गई, हम लगाए उसी को जा रहे हैं। तो कैसे आप सही बता पाएंगे किसी को? जी, थैंक यू सर, वेरी वेरी मच। बहुत अच्छा आपने विचार अपना रखा और बहुत खुशी हुई हमें सुनकर। चलिए, आप कहाँ पर हैं आप? जी, हमारा दिल्ली में कृष्ण नगर। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, पर्टिकुलर फिलहाल तो जो है एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ जी, पर अब ये आपके संदर्भ में आके कुछ और गुणवान हो जाएंगे, कुछ और शिक्षा दीक्षा ग्रहण हो जाएगी। चलिए, हम लोगों को भी अच्छा होगा, आपके अनुभव का फायदा होगा सबको। और ऐसे ही हम लोग भी सीखते हैं जी आप लोग। और अच्छा यह है कि जितना आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे जी जी उतना आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसी से सीखते हैं। जी जी तो जितना इंटरेक्शन होगा इस क्लास में उतना ही अच्छा है, और मुझे क्वेश्चन का जवाब देने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो किसी टाइम भी आप मुझे रोक सकते हैं, जब कोई भी आपको डाउट हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वैसे भी हम लोग लास्ट के 15 मिनट इसी बात के लिए रखेंगे, कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? नो? सर एक छोटी सी चीज ही, जैसे कहते हैं, जैसे मेरे पापा ने दिखाया था अपना हॉरोस्कोप, तो वो कह रहे हैं आपका काल सर्प दोष है। एक कह रहे कि नहीं है, एक कह रहे काल सर्प दोष कोई चीज ही नहीं होती है, तो ऐसा कुछ होता है कि होता ही नहीं है? हाँ, काल सर्प दोष होता है, बट अच्छा। आप जो, जैसे मैंने कहा कि जो अनपढ़ टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आप कोई भी हॉरोस्कोप ले जाइए, वो कह देंगे काल सर्प योग है। तो वो ऐसे मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को जो है, बट वी हैव टू एग्जैक्टली सी कि काल सर्प योग है या नहीं है। अच्छा। वो पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काल सर्प योग वगैरह क्या होता है। तो अभी जो है बेसिक चीजें प्लैनेट की और साइंस, राशियों के बारे में। और एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग कि अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि हर प्लैनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हर राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो एस्ट्रोलॉजी इज सच ए सिंपल थिंग, इट्स जस्ट ए कॉमन सेंस। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग नहीं जानने की कोशिश करते, नहीं समझने की कोशिश करते कि प्लैनेट क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
प्लैनेट साइन क्या है, क्या करेक्ट, मैं कहता दोनों चीजों को आप जान लें तो इट बिकम सो सिंपल। तो इसीलिए जो ध्यान देना है आपको, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए कि प्लैनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और राशियों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और इतना सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और कोई मगअप करने की, कोई याद करने की या कोई रटने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, सिर्फ एक समझने की जरूरत है। जब एक बार आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत आसान हो गया। चलिए, वी विल कंटिन्यू विद दिस। आपका जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज ऑन सैटरडे ना, सैटरडे इवनिंग। Okay then, thank you so much. Good night. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, Thank you, bye. sir. Thank you.